बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो बिल्कुल ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास होंगे प्यारे बच्चों। तो चैप्टर 6 कंप्लीट करने के बाद हमने चैप्टर 7 स्टार्ट कर रखा है और एक्सरसाइज 7.1 हमने जो है वो लास्ट टाइम डील की थी। तो आज हम डील करेंगे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 7.2 और हमारी जो एक्सरसाइज 7.2 है ये हमारे पास परमुटेशंस से रिलेटेड है। तो परमुटेशन क्या होती है देखते हैं प्यारे बच्चों। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था वैसे तो कि परमुटेशंस हम जस्ट कहते हैं अरेंजमेंट्स को, ठीक है। तो ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स जो है वो किसी जगह पे फ़र्ज़ करें कि आपके पास 4 चेयर्स हैं, 4, और आपने 4 लोगों को उसके ऊपर बिठाना है। तो आप कितने तरीक़ों से, कितनी अरेंजमेंट्स बनेगी उनकी, कितने तरीक़ों से बिठा सकते हैं कि कोई रिपीट भी ना हो या रिपीट हो भी जाए तो हम उसे किस तरह से डील करेंगे। तो वो चीज़ कहलाती है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में परमुटेशन। तो इन सिंपल वर्ड्स परमुटेशन क्या है कि ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है, ठीक है। तो आइए से जो है वो डिटेल से पढ़ते हैं जी। तो 7.2 एक्सरसाइज का जो है वो पहला टॉपिक है हमारा ये प्यारे बच्चों, परमुटेशंस। हम कहते हैं कि ये जो है ना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो हमने पढ़ा था ये उसी की एप्लीकेशन है, ठीक है। हम वहीं से सीखते हैं कि कैसे चीज़ों को अरेंज करना है। तो ये लास्ट टाइम अगर आपने ये नहीं सीखा तो ये आप पिछली एक्सरसाइज 7.1 के अंदर जो है वो डील कर सकते हैं, देख सकते हैं जाके, उसके अंदर जो है वो हमने इसके कम्प्लीटली जो है वो डिस्क्राइब किया है। तो परमुटेशंस प्यारे बच्चों, परमुटेशंस क्या होती हैं हमारे पास? हम कहते हैं कि एक अरेंजमेंट ऑफ ऑल आर अ पार्ट ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड अ परमुटेशन। जैसे मैंने पहले सिंपल सादा अल्फाज में कहा कि तरतीब होती है ये चीज़ों की और अरेंजमेंट्स होती है, और इसके अंदर जो है ना ऑर्डर, तरतीब यानी कि बहुत ज़्यादा अहम भी है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 2 चीज़ों का जिक्र किया। उसने कहा है कि ऑल आर अ पार्ट ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपके पास अगर 5 चेयर्स हैं तो 5 ही लोग हैं आपके पास बिठाने के लिए, तो हम कहेंगे कि हमने तमाम ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करना है। लेकिन अगर 5 चेयर्स हों लेकिन उसके ऊपर बिठाने के लिए लोग आपके पास 3 हों तो हम कहेंगे कि अब एक हिस्सा जो है वो हम चेयर्स का यूज़ करेंगे, यानी कि हमें 3 चेयर यूज़ करनी है 5 में से। और यही चीज़ यहाँ पे अल्फाज में लिखी गई है कि ऑल आर अ पार्ट ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि तमाम ऑब्जेक्ट्स नहीं हो सकते, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो हम यूज़ करें। और यहाँ पे स्पेसिफिक ऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। ऑर्डर यानी कि तरतीब, तो वो चीज़ क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? मैथ की लैंग्वेज के अंदर परमुटेशन कहलाती है। और पर नंबर ऑफ परमुटेशन जो है वो आप आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कि फर्ज करो अगर हमने 5 में से 5 चेयर्स यूज करनी है तो हम कहेंगे कि एन की वैल्यू भी, एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जबकि आर का मतलब है नंबर ऑफ यूज्ड ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं 5 में से 3 चेयर्स यूज करूंगा तो इसका मतलब होगा कि एन की वैल्यू 5 है जबकि आर की वैल्यू क्या है? 3 है, 3 है। तो अब ये जो आर की वैल्यू है या तो ये एन के बराबर हो सकती है, या तो हम पांचों की पांचों चेयर्स यूज कर लेंगे या 5 से कम चेयर्स यूज कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास है ही 5। तो आर की वैल्यू कभी भी एन से ग्रेटर नहीं हो सकती। हाँ, ये भी हो सकता है कि हम कोई भी चेयर यूज ना करें तो आर की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो यहाँ पे वो कहता है कि परमुटेशंस ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स टेकन फ्रॉम अ सेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इज रिटन एज एन पी आर। इसका क्या मतलब है? एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जबकि आर का मतलब है टेकन ऑब्जेक्ट्स या फिर नंबर ऑफ यूज्ड ऑब्जेक्ट्स। और ये इसकी नोटेशन है परमुटेशन की प्यारे बच्चों, एन पी आर। तो और दूसरी इसकी ये नोटेशन भी परमुटेशन के लिए ही यूज होती है, लिहाजा इससे परेशान आप लोगों ने नहीं होना। तो हम ज्यादातर जो है वो एन पी आर ये वाली परमुटेशन जो है वो नोटेशन इस्तेमाल करेंगे। अब एनपीआर का हमारे पास फार्मूला है बकायदा। एनपीआर किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों? एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल, जबकि आर की जो वैल्यू है वो लेस देन आर इक्वल टू एन होती है। कीप इन माइंड कि हम इसका जो है वो प्रूव भी करेंगे अभी, तो इससे परेशान न होइएगा। तो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है, फॉर एग्जांपल वो क्या एग्जांपल जो है वो हमारे पास है, कहते हैं 3 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स है ऑफ ग्रेड्स 1, 2 एंड 3 कैन बी अरेंज्ड इन अ रो टेकन ऑल एट अ टाइम इफ बुक्स आर डिस्टिंक्ट। अच्छा, यहाँ पे ये जो अभी हम डील कर रहे हैं ना परमुटेशन को, वो है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। मतलब क्या है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का? कि तमाम जो चीजें हैं वो डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे हमने 3 बुक्स की बात की है बच्चों। यहाँ पे 3 बुक्स है फॉर ग्रेड्स 1, 2 एंड 3, और ये जो है बुक्स अरेंज की जा सकती हैं एक रो के अंदर।
और हमने टेकन ऑल एट अ टाइम, यानी कि तीनों बुक्स को ही यूज़ करना है। ये नहीं है कि दो बुक्स को यूज़ करना है, हमने अरेंज करना है, तीनों के तीनों को करना है। और यहाँ पे ये भी है कि बुक्स जो है वो डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब है उनमें से कोई भी बुक एक जैसी नहीं है, सेम नहीं है। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बच्चों के हमने फार्मूला यूज़ किया है NPR, और यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 3 है। इसका मतलब है हमारे पास टोटल 3 बुक्स हैं, और r का मतलब है कि हमने यूज़ कितनी करनी है, वो भी 3 है। तो यहाँ पे n और r की वैल्यू आपस में बराबर है। तो इसका फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल के तहत हम लिख सकते हैं इसको 3/3 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ऊपर 3 का फैक्टोरियल आएगा, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है। अब इसको हम सही तरीके से देखें जी, डील कर रहे हैं जी। 3 का फैक्टोरियल ऊपर आ रहा है और नीचे 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल ऊपर एज इट इज रहेगा और 0 का फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा, यानी कि 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल हो गया मेरे बच्चों। और 0 फैक्टोरियल चूंकि 1 होता है, इसलिए हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा कि 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3.2.1 दैट इज इक्वल टू 6 वेज। इसका मतलब है अगर आपके पास 3 बुक्स हैं तो आप उसको जो है उन तीनों बुक्स को 6 डिफरेंट वेज के अंदर अरेंज कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि 3 का फैक्टोरियल बनता है उसका आंसर। तो ये थे हमारे पास परमुटेशन की एग्जांपल छोटी सी। तो हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ये जो फार्मूला हमने पढ़ा है परमुटेशन का NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, अब हम इसके प्रूफ की तरफ जाते हैं प्यारे बच्चों। तो थ्योरम है जी हमारे पास, ये बुक के ऊपर एज इट इज भी मौजूद है प्यारे बच्चों के NPR, यहाँ पे n मिसिंग है। NPR इज इक्वल टू होता है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सो ऑन n माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल। तो देखते हैं प्यारे बच्चों प्रूफ में। देखें सबसे पहले एक सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आपके पास 4 चेयर्स हैं और आपके पास 4 लोग हैं उसके ऊपर बिठाने के लिए, तो जो पहली वैल्यू, मतलब पहले अगर हम 4 लोगों की बात करें तो हमारे पास टोटल कितनी प्लेसेस है उनको बिठाने के लिए, 4। लेकिन जब हम एक सिलेक्ट कर लेंगे तो बाकियों के लिए हमारे पास कितनी चेयर्स बच जाएंगी, 3। उसके बाद फिर हमारे लिए कितनी बच जाएंगी, 2, फिर 1। यानी कि हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज हैं चेयर्स पे बिठाने वाली वो कम होती जाएगी। अब यहाँ पे यही चीज है कि अगर आपके पास 8 डिफरेंट प्लेसेस हैं, यानी कि 8 डिफरेंट पहले के लोग हैं, और n जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने इस्तेमाल करना है। चेयर्स कह लें इन्हें, n को चेयर्स कह लें और r को आप कह लें कि लोग हैं आपके पास। तो अब पहली बात यह है कि हमारे पास टोटली कितनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगी, n फॉर r। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट प्लेस जो है वो कैन बी फिल्ड बाय कैन बी फिल्ड इन n वेज। तो हमारे पास पहली चेयर के लिए, पहली पॉसिबिलिटी के लिए कितने होंगे, n डिफरेंट वेज होंगे कि हम उसके ऊपर किसी को भी बिठा सकते हैं। उसके बाद हमें चूंकि यहाँ पे पता है कि रेपिटेशन जो है वो अलाउ नहीं होगी, तो जब हम एक सिलेक्ट कर लेंगे, एक चेयर फिक्स हो गई, तो अगली हमारी जो अरेंजमेंट है उसके लिए कितनी चेयर्स बच जाएंगी, n-1 ऑब्जेक्ट्स। यानी कि उसके बाद इसी तरीके से अगर हम चलते जाएं, सेकंड प्लेस उसने कहा है कि n-1 वेज में जो है वो फील्ड होगी। इसी तरीके से जब हम तीसरी चेयर को फिल करेंगे तो हमारे पास n-2 वेज रह जाएंगे। पहले के ऊपर जो है वो n कह लें कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन जब हम एक चेयर को इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारे पास n-1 अपॉर्चुनिटीज़ रह जाएंगी। फिर जब हम 2 चेयर्स को इस्तेमाल कर लेंगे तो n-2 रह जाएगा। और यहाँ पे जब हम, वो कहता है कि अगर हम इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे, अगर हम 8th प्लेस की बात करें, जब हमारे पास जितने लोग हैं उतनी भी चेयर मौजूद हैं, तो हमारे पास जो चीज़ बचेगी, यानी कि पॉसिबिलिटीज़ बचेगी, वो बचेगी n-r-1। उसकी वजह ये देखें कि जब हमारे पास सेकंड प्लेस थी तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज थी वो n-1 थी, यानी कि एक कम थी। सेकंड यहाँ पे 1, यहाँ पे थर्ड तो यहाँ पे 2, यानी कि एक कम हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे r है तो यहाँ पे क्या होगा, r-1। तो n-r-1 ये हमारे पास नंबर आ जाएगा। और इसका मतलब है कि हमारे पास इतने तरीके बच जाएंगे 8th प्लेस को फिल करने के लिए। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं जी, अगर हम माइनस का साइन अंदर अप्लाई कर दें, n-r+1 डिफरेंट वेज। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, अब ये देखें, ये सारे इवेंट्स, पहली चेयर को चूज करना, फिर दूसरी चेयर को चूज करना, फिर तीसरी चेयर को चूज करना, और फिर 8th चेयर को चूज करना, ये सारे के सारे डिफरेंट इवेंट्स हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर ये सारे डिफरेंट एक ही जगह पे इकट्ठे अक्कर हो रहे हैं, तो इनकी जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आएंगी वो कैसे आएंगी, इन सारी तमाम पॉसिबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करके। तो अब यहाँ पे हम कहते हैं कि बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, वो कहता है कि आर प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन दीज वेज।
अब यहाँ पे उसने क्या किया है कि पहली चेयर के लिए n डिफरेंट वेज थे, दूसरी के लिए n-1, फिर n-2, फिर अप टू सो ऑन चलते चलते n-r+1 डिफरेंट वेज हो गए। इसका मतलब है कि अगर आपके पास r ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके लिए ये पॉसिबिलिटीज होंगी, पहले के लिए n चेयर्स होंगी, दूसरे के लिए n-1 चेयर्स रह जाएंगी, तीसरे के लिए n-2 चेयर्स रह जाएंगी, एंड चलते चलते फिर n-r+1 चेयर रह जाएगी। तो अब प्यारे बच्चों इसी चीज को हम परमुटेशन की फॉर्म में लिखें, क्योंकि परमुटेशन तो एक नोटेशन है ना, NPR। अब NPR का फिर हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा कि NPR बराबर आ जाएगा n इंटू n-1 n-2 अप टू सो ऑन n-r+1। लेकिन अब हमें इस चीज को किस में कन्वर्ट करना है, फैक्टोरियल फॉर्म में। फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना किसी भी चीज को बहुत आसान है। 7.1 में भी हमने ये चीज सीखी है कि एंड वाली टर्म को आपने देखना है और उससे एक कम नंबर लेकर उससे आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो n-r+1 है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, n-r+1 में से एक 1 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ n-r, और उसी से आपने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो कंप्लीट फैक्टोरियल बन जाएगा। देखते हैं कैसे। यहाँ पे आप देखें कि मैंने जो है वो फैक्टोरियल की कमी पूरी कर दी, n-1 फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि जब हम फैक्टोरियल फॉर्म पढ़ रहे होते हैं, इसमें हम कहते हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर है अगर वो कहीं ना कहीं किसी छोटे नंबर के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बड़े नंबर का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर जो है वो n है, तो ऊपर जो है वो प्यारे बच्चों n का फैक्टोरियल बन जाएगा और नीचे जो है वो n-r का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो होप्स हो कि ये आप लोगों को फार्मूला क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान सा सिंपल लॉजिक इसमें यही चूज करनी है कि अगर आपके पास 8 डिफरेंट प्लेसेस हैं, तो आप ये देखें कि चेयर्स की ही बात कर रहा हूं मैं, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। अगर आपके पास 8 डिफरेंट प्लेसेस हैं, 8 डिफरेंट पर्सनस हैं फर्ज करें, तो हम कह सकते हैं कि पहले आदमी के लिए जो है वो n चेयर्स हैं, दूसरे आदमी के लिए n-1 चेयर्स हैं, बैठने के लिए वो बैठ सकता है कहीं भी, और तीसरे आदमी के लिए n-2 है, और इसी तरह से बिठाते बिठाते जब आप सारों को बिठा देंगे तो 8th चेयर के लिए क्या, 8th पर्सन के लिए कितने बच जाएंगे, n-r+1 वेज बच जाएंगे। तो ये जनरल फॉर्म है, बस एंड वाले को आपने थोड़ा सा समझना है, और उसके बाद फिर हम इसको फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फैक्टोरियल फॉर्म में यही होता है कि एंड वाले नंबर को हमने देखना होता है और एंड वाले नंबर से एक कम करके उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल फैक्टोरियल फॉर्म आ जाएगी। तो यही तो है फार्मूला परमुटेशन का। हम इसी फार्मूले को यूज करते हुए एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट को उड़ा देंगे। तो बढ़ते हैं फिर बच्चों एक्सरसाइज की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 1 है प्यारे बच्चों आपके पास कि हमने इवेल्युएट करना है 10p5 को। तो यहाँ पे सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग देख सकते हैं मैंने जस्ट फार्मूला लगाया है। परमुटेशन का फार्मूला क्या है कि ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल और ऊपर वाले में से नीचे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करके फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम जो है वो बाकी हमारे पास बचेगा 10 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल। तो अगर हम 10 फैक्टोरियल को तोड़ लें, 10.9.8.7.6.5 फैक्टोरियल और नीचे भी 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल पहले बच्चों 5 फैक्टोरियल से उड़ जाएगा और बाकी को आप जो है वो इवेल्युएट कर लें कैलकुलेटर के जरिए से। आसानी से जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3240। और आप ये चीज़ परमुटेशन वगैरह कैलकुलेटर से भी डायरेक्टली इवेल्युएट कर सकते हैं, लेकिन जब आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये कहानी चलानी पड़ेगी, ये चीज़ ज़रूरी है, तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से नहीं लिख सकते। तो सेकंड पार्ट प्यारे बच्चों हमारे पास 5p2, उससे भी ज़्यादा आसान। यहाँ पे क्या बनेगा प्यारे बच्चों, 5p2 फार्मूले के अकॉर्डिंग ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल और ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करके फैक्टोरियल। तो हम 5 को जो है इसको लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। 5 को तोड़ सकते हैं जी हम 5.4.3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल प्यारे बच्चों 3 फैक्टोरियल से खत्म, तो हमारे पास 4 5 20। हमारे पास ओवरऑल आंसर बचा इसका 20। तो थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों 7p7। तो 7p7 हमारे पास फार्मूले के अकॉर्डिंग 7 फैक्टोरियल ओवर 7 माइनस 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल ओवर 0 का फैक्टोरियल बचेगा। अब ये बात तो हमें मालूम है कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है और 7 का फैक्टोरियल वैसे तो हम डायरेक्ट अगर कैलकुलेटर से कर लें तो इट विल बिकम 50 सॉरी, ये बनेगा 720 जो होता है वो 6 का होता है, ये बनेगा 50 आंसर आ जाएगा इसका। तो हम इसका जी लास्ट वाला पार्ट देखते हैं 10p3। 10p3 में प्यारे बच्चों 10 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस 3 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल ओवर 7 का फैक्टोरियल बन जाएगा और 10 को हम तोड़ लेंगे जी, 10.9.8 बचेगा। ऑब्वियस है क्योंकि
9.8 के बाद यहाँ पे बचना था 7 फैक्टोरियल। तो जब हम 7 फैक्टोरियल को नीचे वाले 7 फैक्टोरियल से अगर उड़ा देते तो हमारे पास क्या बचता बच्चों, सिर्फ यही 10.9.8.7.8 तक। तो उसके बाद हमने इन तीनों को जो है वो मल्टीप्लाई कर लेना है प्यारे बच्चों, हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनली 720। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा आसान। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, जबकि आपको एक रिलेशन दिया गया है कि np3 जो है वो 504 के बराबर है प्यारे बच्चों। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करेंगे जी, देखते हैं जी, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। np3 इज इक्वल टू 504। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो हम कहते हैं ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल और ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करके फैक्टोरियल, तो n-3 का फैक्टोरियल नीचे बनेगा। अब ये जो n का फैक्टोरियल है प्यारे बच्चों, हम इसे तोड़ सकते हैं n-3 तक। वो कैसे भला? वो कुछ इस तरीके से, हम ऊपर वाले को लिख सकते हैं n.n-1, n-2, n-3, और n-3 के फैक्टोरियल पे से रोक लें। क्यों भला? क्योंकि नीचे हमें ज़रूरत है, n-3 फैक्टोरियल नीचे भी मौजूद है, लिहाजा हम इसको क्या करेंगे, इसके साथ उड़ा देंगे, तो लिहाजा हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। अब n इंटू n-1 n-2 इज इक्वल टू आ जाएगा 504। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो ये कि आप यहाँ पे क्यूबिकल इक्वेशन बनाएं और उसको जो है वो सॉल्व आउट करें, काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इस चीज़ से बचने के लिए ना आप एक हिट एंड ट्रायल मेथड ये लगाएं कि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 504 है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे कितने नंबर है, 2, 1, 2 और 3, 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। आप राइट हैंड साइड पे भी ऐसा करें कि 3 नंबर्स का प्रोडक्ट ढूंढे जो कि 504 बनता है। इसका मैं आपको हिंट बताता हूँ कि कैसे आपने करना है। आप ना अगर 3 नंबर है ना लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 504 का ना क्यूब रूट ले लो। क्यूब रूट का मतलब है 1/3 पावर, 1/3 पावर ले लो 504 की, और जो आंसर आए उसके इर्द गिर्द चेक कीजिएगा। फर्ज करें अगर आ जाता है 9 या 10, तो आपने 9, 10 और 11 को मल्टीप्लाई करके देख लेना है, या 9, 8 और 7 को, या इसके नज़दीक नंबर्स को चेक कर लेना है। तो आपको 3 नंबर्स कंसेक्यूटिव मिल जाएंगे जिनका प्रोडक्ट जो है वो 504 आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप देखें, यहाँ पे जो है हमारे पास बेटा आ रहा है 9.8.7, तो ये थोड़ा आसान काम है। तो n इंटू n-1 n-2 इज इक्वल टू 9.8.7। अब यहाँ से डायरेक्टली भी हम वैसे तो लिख सकते हैं कि n की वैल्यू जो है वो 9 के बराबर है बस, तो बाकियों को आपको कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक और काम कर सकते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे नंबर्स हैं वैसे ही राइट हैंड साइड पे भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है n-1, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 9-1, फिर 9-2, 7 भी बन रहा है। अब तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो है वो हर वैल्यू जो है वो हमें मिल रही है, n इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हम फाइनली जो है वो कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी हैव n इज इक्वल टू 9। तो प्यारे बच्चों ये था शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। सेकंड पार्ट में है कि 15Pn जो है वो इसके बराबर है जी, 15.14, 13, 12.11। बट कीप इन माइंड कि हम 11 तक वाले को डील कर सकते हैं। खैर, हम लेफ्ट हैंड साइड पे प्यारे बच्चों फार्मूला ओपन करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो मैंने फार्मूला ओपन किया कि 15 का फैक्टोरियल ओवर 15 माइनस n फैक्टोरियल, यानी कि नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करके फैक्टोरियल। अब अगर हम इंटरचेंज कर लें, इंटरचेंज का मतलब ये है कि ये जो साइड थी प्यारे बच्चों, हमने इसको 15 माइनस n फैक्टोरियल की जगह लिख लिया और 15 माइनस n को इसकी जगह ले गए। ओके हो गया जी। अब यहाँ पे n जो है वो अलग से आ गया आपके पास। अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर 15 जो है प्यारे बच्चों, 15 का फैक्टोरियल, इसको भी हमने तोड़ लिया। अब इसको कैसे तोड़ा? हमने इसको कुछ यूँ लिख लिया कि 15.10.13.12.11.10 फैक्टोरियल। अब 11 तक ही क्यों रखा? क्योंकि नीचे 11 तक नंबर हमारे पास आ रहे थे। अब नीचे 11 तक वाले सारे नंबर जो है वो इससे उड़ जाएंगे। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 10 का फैक्टोरियल 15 माइनस n के फैक्टोरियल के बराबर है। अब यहाँ से प्यारे बच्चों हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों तरफ, क्योंकि दोनों तरफ फैक्टोरियल है। आप ये समझे कि फैक्टोरियल वाली वैल्यूज को हम जो है वो आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास आ जाएगा 15 माइनस n जो है इज इक्वल टू 10। तो अब यहाँ से n की वैल्यू निकल आएगी 15 माइनस 10। n को हमने इधर से उठा के इधर फेंक दिया, तो ये n इधर आके पॉजिटिव हो गया, 10 उधर जाके सब्ट्रैक्शन में चला गया, तो n इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई। तो ये था हमारे पास सेकंड पार्ट, बहुत ही आसान सा, मासूम सा, भोला भाला सा। तो फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कुछ इस तरीके से है कि NP5 और यहाँ पे रेशो है जी, रेशो n-2 P2 इज इक्वल टू 540।
तो हमने जो है वो इसको यहाँ से n की वैल्यू मेरे बच्चों फाइंड आउट करनी है, तो हम इसी रेशो को लेकर चलेंगे। देखें जी, हमने सिंपली जो है वो पहले स्टेटमेंट लिखी मेरे बच्चों, अब यहाँ पे np5 का फार्मूला ओपन किया और n-2p2 का भी कर लिया। np5 का फार्मूला कैसे ओपन होगा कि ऊपर वाले नंबर का यानी कि n का फैक्टोरियल मेरे बच्चों आ गया यहाँ पे, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करके फैक्टोरियल यानी कि n-5 का फैक्टोरियल आ गया, रेशो एज इट इज। और यहाँ पे n-2 यानी कि ऊपर वाले का फैक्टोरियल और ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करके फैक्टोरियल यानी कि ये बना n-2 ये n-4 का फैक्टोरियल बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 540। अब प्यारे बच्चों ये जो रेशियो है, रेशियो के साइन को हम खत्म करके, रेशियो चूंकि डिवीजन होती है हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो n-2 है ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और n-4 बन रहा है ना नीचे, ये ऊपर चला जाएगा। यानी कि ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि n फैक्टोरियल ओवर n-5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n-4 फैक्टोरियल ओवर n-2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 540। तो ये चीज जो है ना n-2 n-4 ये नीचे आ रहा था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने की वजह से ऊपर चला गया। अब यहाँ पे हमने कैंसिलेशंस की तरफ जाना है प्यारे बच्चों। इस n फैक्टोरियल को हम तोड़ सकते हैं n.n-1 n-2 फैक्टोरियल तक, ताकि इस n-2 के फैक्टोरियल से उड़ा सके, और n-4 फैक्टोरियल को भी हम इसी तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं n-4.n-5 का फैक्टोरियल। तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे प्यारे बच्चों, n फैक्टोरियल को हमने तोड़ा n इंटू n-1 n-2 का फैक्टोरियल, और n-4 को हमने n-4.n-5 का फैक्टोरियल तोड़ लिया। ये n-2 इस n-2 से खत्म हो जाएगा, n-5 इस n-5 से खत्म हो जाएगा, तो बाकी जो चीज बच जाएगी हमारे पास वो होगी n इंटू n-1 n-4 इज इक्वल टू 540। अब प्यारे बच्चों हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर्स आ रहे हैं उनमें दो तो कंसेक्यूटिव हैं, लेकिन जो तीसरा नंबर है वो थोड़े से डिस्टेंस पे यानी कि 2 नंबर कम आ रहा है। तो देखते हैं 540 को भी हमने उसी तरह से तोड़ना है जिसे हमने सेकंड पार्ट में किया था और फर्स्ट पार्ट में किया था। कैसे? अब यहाँ पे हमने 3 ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर ढूंढे, 3 कंसेक्यूटिव तो नहीं, 3 ऐसे नंबर ढूंढे जिनमें से 2 कंसेक्यूटिव हैं और एक का डिफरेंस जो है वो सेकंड वाले से फर्स्ट वाले से आप कह सकते हैं कि 4 का है। अब देख सकते हैं यहाँ पे n है तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे n-1 है तो यहाँ पे एक नंबर कम यानी कि 9 है, यहाँ पे n-4 है तो यहाँ पे 10-4 यानी कि 6 है। तो हम कुछ यूं भी इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, n इंटू n-1 n-4 इज इक्वल टू 10 इंटू 10-1 10-4। अब यहाँ से हम इजीली जो है वो कंपेयर कर सकते हैं कि n की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों n इज इक्वल टू 10। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट जो कि लास्ट पार्ट था। तो बढ़ते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, कहता है कि प्रूफ ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल दैट, फर्स्ट हमारे पास है पार्ट इसका कि एन पी आर इज इक्वल टू एन डॉट n-1 PR-1। तो देखते हैं प्यारे बच्चों जी, हम इसकी राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास आ रही है कि n.n-1 PR-1। तो हम ये जो फार्मूला है इसका ये ओपन कर लेते हैं जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग। तो हम कहते हैं ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ये देखिए जी n ऐसे ही रहा तो n-1 यानी कि ऊपर वाले का फैक्टोरियल प्यारे बच्चों, और r-1 इसका मतलब है कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करके फैक्टोरियल। तो ऊपर वाला क्या है n-1 और नीचे वाले को उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, अभी फिलहाल ऐसे ही लिखा है। तो जब माइनस का साइन अंदर अप्लाई हो जाएगा प्यारे बच्चों तो इट विल बिकम -r+1। तो हमारे पास +1 और -1 खत्म हो जाएंगे, यानी कि ये -1 +1 में बदलेगा तो हमारे पास ओवरऑल क्या बचेगा, n-1 का फैक्टोरियल ऊपर बच जाएगा और नीचे बचेगा n-r का फैक्टोरियल। तो अगर हम ऊपर देखें तो एक बड़ा नंबर छोटे नंबर के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ऊपर बड़े नंबर का यानी कि n का फैक्टोरियल बन सकता है। तो यहाँ पे हम यही काम करेंगे बेटा, हम इसको लिखेंगे n इंटू n-1 फैक्टोरियल ओवर n-r का फैक्टोरियल। तो हम इसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल ओवर n-r का फैक्टोरियल। लेकिन ये चीज़ हमें मालूम है कि ये किसके बराबर होती है, npr के। तो लिहाजा हम इसे npr लिख देते हैं विच इज़ आवर लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड कंसीडर की थी। तो ये पार्ट आपके पास प्यारे बच्चों प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इसमें हमारे पास देखें जी npr है लेफ्ट हैंड साइड पे, जबकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास n-1 PR प्लस r.n-1 PR-1 मौजूद है। तो हम यहाँ पे भी राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे राइट हैंड साइड हमने कंसीडर कर ली। हमने फार्मूलाज को ओपन कर देना है। हम कहते हैं यहाँ पे कि n-1 यानी कि ऊपर वाले का फैक्टोरियल और n-1 r यानी कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करके फैक्टोरियल, प्लस अब r डॉट लिखा है और ऊपर वाले का फैक्टोरियल यानी कि n-1 का फैक्टोरियल और ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करके यानी कि n-1 -r-1।
जो कि ये माइनस जब अंदर अप्लाई होगा तो -1 +1 में बदल जाएगा, तो +1 और -1 खत्म हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, तो हमारे पास ओवरऑल बचेगा n-r। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये बचा हमारे पास n-1 का फैक्टोरियल ओवर n-r-1 का फैक्टोरियल, और ऊपर क्या बचा प्यारे बच्चों इधर राइट हैंड साइड पे r.n-1 का फैक्टोरियल ओवर n-r का फैक्टोरियल। अब हमने कुछ ऐसा करना है कि इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन आ सके। अब n-1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ओके, लेकिन यहाँ पे n-r-1 है, यानी कि यहाँ पे n- अगर r है तो इससे छोटा नंबर क्या है, n-r-1। तो हम ऐसा करते हैं कि इस बड़े नंबर को थोड़ा तोड़ लेते हैं, हम इसे लिख सकते हैं n-r डॉट n-r-1 का फैक्टोरियल, क्योंकि अगर आपके पास 8 फैक्टोरियल हो तो आप उसे लिख सकते हैं 8-1 का फैक्टोरियल। तो यानी कि तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो है वो n-r को तोड़ लिया, किस तरह से n-r इंटू n-r-1 का फैक्टोरियल। अब हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर भी चीज़ें जो है वो सेम हो गई हैं, जैसे कि n-r-1 और n-r-1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे ऊपर n-1 और n-1। तो अगर हम ये चीज़ें कॉमन ले लें, फॉर एग्जाम्पल n-1 का फैक्टोरियल और n-r-1 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ ऊपर वाला r और n-r। अगर हम अंदर एलसीएम ले लें तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, अगर हम सिंप्लीफाई कर लें प्यारे बच्चों इस चीज़ का एलसीएम लेने के बाद, तो r से खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना n-r प्लस r, तो r से कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास ये चीज़ बचेगी n ओवर n-r। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों ये जो n है इसको हम इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो हम कह सकते हैं कि एक बड़ा नंबर एक छोटे नंबर के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऊपर बन जाएगा n का फैक्टोरियल, और नीचे भी हमारे पास n-r है, तो n-r जब n-r-1 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल आल्सो बिकम n-r का फैक्टोरियल। तो हमारे पास फाइनली ये चीज़ बन जाएगी n फैक्टोरियल ओवर n-r का फैक्टोरियल। तो ये चीज़ तो होती है npr के बराबर, तो लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं कि ये बराबर आ गया npr, जो कि हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट प्यारे बच्चों। तो अब हम अगले क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें कहा जा रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर्स व्हेन नो लेटर इज टू बी रिपीटेड। तो हमें कुछ लेटर्स दिए गए हैं, कहले कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके अंदर रिपीटेड लेटर्स नहीं है, और हमें कहा जा रहा है कि तमाम लेटर्स को इस्तेमाल करते हुए आपने बताना है कि कितनी अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि हमने अगर 5 लेटर्स हैं तो पांचों को ही यूज़ करना है, तो n और r की वैल्यू सेम होगी। तो ये बहुत ही आसान से पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी, हमारे पास है पाइथन भी कहते हैं लोग इसे, पाइथन भी बोलते हैं इसे। तो हम इसके अगर लेटर्स को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 बनते हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड पाइथन इज इक्वल टू 6, और इसका सोल्यूशन है जस्ट, तो नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स, जब हमने 6 में से 6 ही इस्तेमाल करने हैं तो n और r की वैल्यूज दोनों की क्या बनेगी, 6 बन जाएगी। तो 6 p 6 इज इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों 6 फैक्टोरियल, और इसका डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हैं जी 6.5.4.3.2.1 दैट इज इक्वल टू 720। तो ये बहुत ही आसान सा पार्ट प्यारे बच्चों, MCQs के लिए आप लोग इसे तैयार रख सकते हैं। और उसके बाद है नेटवर्क, इसमें भी आपने वर्ड्स काउंट कर लेटर्स काउंट कर लेने हैं। इसके लेटर्स बनते हैं 7 प्यारे बच्चों, और इसका हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा कि 7 में से 7 लेटर्स ही हमने यूज़ करने हैं, ऑल लेटर्स, तो लिहाजा इसका आंसर बनेगा 7 फैक्टोरियल, जो कि बनता है हमारे पास 50-40। उसके बाद हमारे पास लास्ट वाला है जी कंप्यूटर प्यारे बच्चों, इसमें 8 लेटर्स हैं और 8 बन जाएगा 8 फैक्टोरियल, और हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा 4320। तो आप ये कैलकुलेटर से भी डायरेक्टली कर सकते हैं, 7p7 8p8, तो इसमें कोई इशू नहीं है। कीप इन माइंड ये चीज़ें। आपको एक और चीज़ भी बताऊं कि अगर आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और आपने तमाम की तमाम को एट अ टाइम इस्तेमाल करना है, तो हम कह सकते हैं कि उनकी जो है अरेंजमेंट बन जाएगी, जितनी अगर n है ना तो n फैक्टोरियल उनकी अरेंजमेंट्स बन जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने लेटर्स थे उतना ही उसका फैक्टोरियल लिया बस, और आंसर आ गया। तो ये हमारे पास था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की जाने प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स यूजिंग 2 फ्लैग्स एट अ टाइम। आपके पास 6 डिफरेंट किस्म के फ्लैग्स हैं, उनमें से जब कोई से भी 2 को यूज करोगे ना कोई सिग्नल बनेगा। फॉर एग्जांपल आप कोई से 2 फ्लैग उठाते तो हो सकता है उसका मतलब हो कि रुक जाओ, कोई रेसिंग हो रही है, तो कोई और 2 उठाओ किसी और कलर के, तो उसका कम्बिनेशन ये बताएगा कि भाई ये पानी की ब्रेक है, रुक जाओ यहाँ पे। या फिर यहाँ पे है कि स्पीड कम करनी है, यहाँ पे जो है वो आपका इतने बार राउंड शुरू हो रहा है।
तो मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल्स बन रहे हैं। तो आपके पास 6 टोटल फ्लैग्स हैं और उसमें से यूज कितने करने हैं 2। तो इसका तो बहुत सिंपल सा आंसर है 6p2। तो खैर सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हम लिखेंगे जी टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स प्यारे बच्चों 6 और नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 2 फ्लैग्स एट अ टाइम। तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा 6p2। तो इसका मतलब है 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल। और अगर हम इसे मजीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ ले जाएं 2 नंबर हासिल करने के लिए, तो हम इसे लिख सकते हैं 6.5.4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल। फिर यहाँ पे 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 6.5 दैट इज इक्वल टू 30। तो ओवरऑल कितने सिग्नल्स बना सकते हैं हम 30 सिग्नल्स बना सकते हैं अगर हमारे पास 6 में से 2 फ्लैग्स हमने एट अ टाइम यूज करने हैं। पहले 2 यूज कर लिए, फिर अगले 2 यूज कर लें, फिर कोई और कॉम्बिनेशन यूज कर लिया, इस तरीके से। तो अब पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है प्यारे बच्चों, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो डील करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ यूं है कि वो कहता है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स विद ईच डिजिट ऑड। अब उसने आप यहाँ पे ढूंढते फिरोगे कि डिजिट्स कहाँ हैं। तो प्यारे बच्चों एक बात याद रखें कि हमारे पास टोटल मैथ के अंदर जो डिजिट्स हैं वो 10 हैं। वो कौन कौन से हैं जी 0 से लेकर 9 तक। और यहाँ पे उसने कौन से डिजिट्स की बात की है, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, और दूसरे कौन से ऑड होने चाहिए। अब ऑड डिजिट्स कौन से हैं 1 3 5 7 और 9। तो हम सबसे पहले उन्हीं डिजिट्स को देखेंगे और उन डिजिट्स में से हम देखेंगे कि टोटल कितने बन रहे हैं और हमने यूज कितने करने हैं। देखिए हमारे पास ऑड डिजिट्स प्यारे बच्चों 1 3 5 7 और 9। अब टोटल डिजिट्स कितने हुए 5, हमने यूज कितने करने हैं 4। क्यों? क्योंकि हमने 4 डिजिट वाला नंबर बनाना है। 4 डिजिट वाले नंबर की मिसाल अगर मैं आपको दूं तो 1000, या फिर हम कह सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है 1234 अगर हम कहें, ठीक है 1234। तो उसमें यह है कि डिजिट रिपीट भी नहीं हो रहे। तो उसने कहा है कि डिस्टिंक्ट डिजिट्स होने चाहिए और हमारे पास जो नंबर्स आने चाहिए वो भी इसी तरह के हों जिसमें नंबर रिपीटेड ना हो। तो लेकिन इसमें तो ऑड डिजिट्स हैं, हमने 4 डिजिट के ऊपर मुश्तमिल नंबर बनाना था, तो ये बना 5p4। तो 5 टोटल डिजिट हैं, हमने 4 यूज करने हैं क्योंकि हमें 4 डिजिट वाला नंबर चाहिए। तो हमारे पास इसका बनेगा 5p4 और हम इसको जस्ट फार्मूले को एक्सपेंड कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका डायरेक्टली 120। क्योंकि 5p4 को हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, और नीचे 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है प्यारे बच्चों। तो लिहाजा 5.4.3.2.1 इज इक्वल टू 120। 5 का फैक्टोरियल ही इसका आंसर है इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो। जी प्यारे बच्चों अब हम बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। और क्वेश्चन नंबर 8 में है हमारे पास प्यारे बच्चों के हमें कहा जा रहा है कि आपने 100 से लेकर 1000 तक के जो है वो 3 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं। ऑब्वियस हमें नजर आ रहा है कि 3 डिजिट नंबर ही होंगे 100 से 1000 के दरमियान। और हमें जो डिजिट्स यूज करने प्यारे बच्चों वो हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। और उसके बाद उसका अगला पार्ट भी है कि वो कहता है कि कितने जो ऐसे नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल बाय 5 है, वो भी हमने फाइंड आउट करने हैं। तो पहले तो हम ये निकालते हैं ना कि टोटल नंबर्स 3 डिजिट वाले बनेंगे कितने। अब मुझे कैसे कंफर्म हो रहा है कि 3 डिजिट, मैं फिर से बता रहा हूँ कि 100 से लेकर 1000 के दरमियान जो नंबर होंगे, यानी कि 100 101 से लेकर और 999 तक यानी कि नंबर्स बनेंगे जो कि 3 डिजिट बनेंगे। तो हम देखते हैं मेरे बच्चों टोटल डिजिट्स को देखते हैं। डिजिट्स हमारे पास है 0 1 2 3 4 एंड 5 और नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 आर 3 डिजिट नंबर्स। सो फॉर 3 डिजिट नंबर्स मेरे बच्चों 0 शुड नॉट बी एट एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन। अब यहाँ पे 3 डिजिट नंबर के लिए हमारे पास ये होना चाहिए कि 0 जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ गया तो वो 3 डिजिट नंबर नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं जी 0 12 लिखा हुआ है आपके पास, तो अब ये तो 2 डिजिट नंबर हुआ ना, हालांकि डिजिट 0 भी इस्तेमाल हो रहा है इसके अंदर, लेकिन ये 3 डिजिट नंबर नहीं शामिल होगा। तो हम एक काम करेंगे, हम 0 ऐसे नंबर तमाम निकालेंगे जिनके शुरू में जो है वो 0 आ रहा होगा और उनको जो है वो टोटल में से माइनस कर देंगे। तो पहली बात हम ये करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाल लेंगे ऑफ 3 डिजिट्स। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 3 डिजिट्स वो कैसे बनेगा, अभी फिलहाल हम 0 को भी उसके अंदर शामिल कर रहे हैं। तो 6 में से प्यारे बच्चों 3 डिजिट्स को हम यूज़ करके ही जो है वो परमुटेशन निकाल सकते हैं। तो 6p3 करेंगे तो आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा 120। तो प्यारे बच्चों ये टोटल 120 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 100 से लेकर 1000 के दरमियान आ रहे हैं। लेकिन हाँ अभी ये 3 डिजिट वाले हैं और उसमें 0 भी शामिल है।
अब जीरो जहां पे शामिल है वो तो फिर 2 डिजिट वाला हो गया ना। तो हम एक काम करते हैं, अब हम वो नंबर निकालते हैं जिनमें जीरो एक्सट्रीम लेफ्ट पे है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 डिजिट्स व्हेन जीरो इज एट एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन। अब ये समझिए कि आपने जीरो को एक्सट्रीम लेफ्ट पे फिक्स कर दिया। अब 3 डिजिट वाला नंबर है उसमें जीरो फिक्स हो गया एक्सट्रीम लेफ्ट पे, तो हमारे पास बाकी कितनी प्लेसेस बचेंगी प्यारे बच्चों? 2 प्लेसेस बचेंगी। और टोटल डिजिट्स में से देखें अगर तो टोटल 6 डिजिट थे, तो अब जीरो को जब हमने यूज कर लिया, फिक्स कर दिया एक्सट्रीम लेफ्ट पे, तो हमारे पास डिजिट्स भी कितने इस्तेमाल करने के लिए बच जाएंगे? 5। तो इसका मतलब है हमने 5 में से 2 डिजिट्स को यूज करना है, तो हमारे पास परमुटेशन बनेगी 5p2। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें प्यारे बच्चों, ये बनता है 20। इसका मतलब ये हुआ कि 20 नंबर ऐसे बने जिनके शुरू के अंदर क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो हमारे पास ये जो नंबर्स आ रहे हैं 20, ये तो हमारे लिए मीनिंगलेस हो गए ना, मतलब ऐसे नंबर्स का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये 3 डिजिट वाले नंबर नहीं बने, ना ही ये 100 और 1000 के दरमियान आएंगे। तो लिहाजा हमारे पास जो मीनिंगफुल नंबर हो जाएंगे वो कैसे आएंगे कि हम टोटल नंबर्स में से इन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो बन जाएंगे 120 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 100। तो इस क्वेश्चन का सिंपल मैकेनिज्म यही था प्यारे बच्चों कि पहले हमने टोटल नंबर्स निकाल लिए 3 डिजिट वाले, लेकिन उसमें 3 डिजिट वाले सारे नहीं आ रहे थे, बल्कि वो भी आ रहे थे जिनके अंदर जीरो एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ रहा था। तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे जीरो जो है वो हमारे लिए मीनिंगलेस होता है, लिहाजा हमने वो नंबर जो है वो निकाल के देखे कि ऐसे कौन कितने नंबर हैं जिनके शुरू में जीरो आ रहा है, जैसे कि 012, 013, 014। तो कहने को देखने को तो हमारे पास ये नंबर 3 डिजिट वाले हैं, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। तो हमने क्या किया, उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि वो परमुटेशन निकाली। हमने कहा कि 20 ऐसे नंबर्स हैं जिनके शुरू में जीरो आ रहा है और ये हमारे लिए मीनिंगलेस हैं, तो लिहाजा टोटल में से 20 को माइनस कर दें तो हमारे पास 100 ऐसे नंबर्स बच जाएंगे जो कि वाकई में 3 डिजिट वाले हैं। तो इसके अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इसका अगला पार्ट ये कहता है हमें कि आपने जो है वो नंबर निकालने हैं मल्टीपल्स ऑफ 5। अब मल्टीपल्स ऑफ 5 की पहचान ये होती है कि या तो एंड पे जीरो आता है या फिर एंड पे आता है 5। तो देखते हैं जी दोनों केसेस को प्यारे बच्चों। तो पहला केस हम ले लेते हैं कि यहाँ पे हमने पहले लिख दिया कि फॉर द नंबर्स डिविजिबल बाय 5 डिजिट्स 0 और 5 एट यूनिट प्लेस। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास नंबर्स की जो प्लेसेस होती हैं वो यूनिट, टेंस और 100 इस तरह से चलती हैं। और उर्दू मीडियम जो पढ़ के आए होंगे प्यारे बच्चों वो होंगे इकाई, दहाई, सैकड़े वाले। तो इकाई की जो प्लेस है उसे हम यूनिट प्लेस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 120 को अगर हम बात करें तो 0 यूनिट प्लेस पे है, 2 टेंस प्लेस पे है और 1 हंड्रेड्स प्लेस पे है, ठीक है। तो अब हमें 0 और 5 को एंड पे फिक्स करना है। केस 1 ये ले रहे हैं हम कि 0 को एट यूनिट प्लेस अगर हम फिक्स कर देते हैं, हमें चाहिए 3 डिजिट वाला नंबर। अब 0 को हमने एक्सट्रीम राइट पे फिक्स कर दिया। अब हमारे पास कितनी जगह बच गई? 2। और टोटल डिजिट कितने बच गए? 5, क्योंकि 0 को तो हमने फिक्स कर दिया। तो अब हमने 5 में से 2 सिलेक्ट करने हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपली कि नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू 5 में से 2 को हमने अरेंज करना है। तो 5p2 दैट इज इक्वल टू 20। तो 20 ऐसे नंबर्स हैं जिनके एक्सट्रीम राइट पे हम 0 को फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद हम 5 वाले देखते हैं मेरे बच्चों। तो इफ 5 इज एट यूनिट प्लेस देन, तो हम यहाँ पे देखते हैं जी नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स टोटल कितने बन जाएंगे? 5p2 दैट इज इक्वल टू 20। तो वो भी कितने बनेंगे? 20। उसकी वजह भी ये है कि जब हम 5 को एक्सट्रीम राइट पे फिक्स कर देंगे तो हमारे पास कितने डिजिट्स बच जाएंगे? 5, जिनको हम शफल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो 5p2 है इसमें एक गड़बड़ी हो गई है। वो क्या? वो ये है कि इसके अंदर वो नंबर भी शामिल हो गए जिनके एक्सट्रीम लेफ्ट पे अगेन 0 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे फिर, हमें यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा, वो नंबर निकालने पड़ेंगे कि जिनके एंड पे 5 आए और जिनके स्टार्ट में 0 आए। तो उनको देखिए कुछ इस तरीके से हम करेंगे डील। हमने कहा कि जी बट नंबर्स विद 0 एट एक्सट्रीम लेफ्ट आर मीनिंगलेस। तो नंबर ऑफ नंबर्स व्हेन 0 इज एट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड 5 इज एट यूनिट प्लेस। अब एक्सट्रीम लेफ्ट पे हमने 0 को फिक्स किया और एक्सट्रीम राइट पे हमने 5 को फिक्स किया। तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ही प्लेस बची जहां पे हमारे पास 4 डिजिट थे बकाया 0 और 5 के अलावा, जिनको हम शफल कर सकते थे। तो परमुटेशन बनेगी 4p1 दैट इज इक्वल टू 4। तो 4 ऐसे नंबर हैं जिनके एक्सट्रीम लेफ्ट पे 0 आ रहा है और एंड पे 5 भी आ रहा है। और ये किस में से हैं? ये इन्हीं 20 में से ही हैं। तो लिहाजा इन 20 में से अगर हम इन 4 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअल 3 डिजिट नंबर ऑफ 5
व्हेन 5 इज एट यूनिट प्लेस, वो कितने बनेंगे 20 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 16। अब पहले केस में ये हुआ कि जब 0 यूनिट प्लेस पे था तो 20 नंबर बने, और जब 5 यूनिट प्लेस पे आया तो एक्चुअल कितने नंबर बने 16। तो हमारे पास टोटल कितने 3 डिजिट नंबर आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो बनेंगे 20 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 36। तो यही हमारे पास इसका प्यारे बच्चों आंसर है। इस मैकेनिज्म को बस थोड़ा आसानी से समझने की कोशिश करनी है। बस ये याद रखें कि जब हमारे पास 0 एक्सट्रीम लेफ्ट पे आएगा तो वो हमारे लिए मीनिंग लेस हो जाएगा। बस हमने उन नंबर्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किसी न किसी तरीके से। और एक और चीज़ कि जब हमारे पास कोई नंबर फिक्स हो जाता है तो वो हमारे टोटल में से भी निकल जाता है और हमारी आर की वैल्यू में से भी सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 4p1 का मतलब है कि 0 और 5 जो है वो फिक्स कर दिए हमने लेफ्ट और राइट पे, तो इसलिए हमारे पास सिर्फ जो डिजिट बचे वो 4 बचे शफल करने के लिए, और जगह कितनी थी सिर्फ 1 की, क्योंकि 3 डिजिट नंबर बना रहे थे तो 3 डिजिट में 0 और 5 तो पहले ही फिक्स कर दिया, तो एक ही डिजिट की प्लेस बची थी। इस वजह से 4p1 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 प्यारे बच्चों। तो हम अगले क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान सा मासूम सा भोला भाला सा क्वेश्चन है। कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स, ठीक है, व्हेन नो डिजिट इज टू बी रिपीटेड। बट आगे जाके जो है वो कंडीशन दे देता है। कहता है कि पहली कंडीशन ये है द डिजिट्स 2 एंड 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। पहली कंडीशन ये है कि 2 और 8 जो है वो इकट्ठे होने चाहिए। इसका मतलब है कि 28 भी आ सकता है और 82 भी आ सकता है, ये इकट्ठे शफल हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि 2 एंड 8 कभी भी इकट्ठे नहीं होने चाहिए। तो खैर बता देते हैं भाई, उसकी कंडीशन है। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले हमारे पास टोटल डिजिट्स कितने बने 5, क्योंकि डिजिट्स हैं 1 2 3 1 2 4 6 एंड 8, क्योंकि 5 डिजिट्स बनते हैं। अगर हम कहते हैं कि 2 एंड 8 को हम सिंगल डिजिट लें प्यारे बच्चों, अब हम पहले केस को डील कर रहे हैं। उसने कहा है कि 2 एंड 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब साथ साथ हों। साथ साथ होने का मतलब यही है कि ये शफल कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जहां भी जाएंगे ये इकट्ठे ही जाएंगे। तो लिहाजा हम पहली पॉसिबिलिटी ये देखते हैं कि 2 और 8 को इकट्ठा रख लेते हैं, फिर 8 और 2 को रखेंगे। तो जब 2 और 8 को इकट्ठा रख लेंगे तो हम कहते हैं कि हम इन दोनों को कहीं भी शफल करेंगे तो इकट्ठे शफल करेंगे, लेकिन ये इकट्ठा शफल होगा लेकिन एज ए सिंगल यूनिट। इसका मतलब है कि 2 डिजिट्स ने मिलके एक डिजिट बना दिया है, तो लिहाजा अब 2 की बजाय हम इसे 1 कंसीडर करेंगे। तो इसकी परमुटेशन पर बच्चों क्या बनेगी, तो नंबर ऑफ नंबर्स क्या बन जाएंगे 4p4, क्योंकि हम इसे शफल कर सकते हैं। 2 को मिला के यानी कि 2 और 8 को मिला के हमने एक सिंगल डिजिट बना लिया। अब हमारे पास डिजिट 5 की बजाय कितने रह जाएंगे 4, क्योंकि वो एक सिंगल यूनिट हो गया 2 एंड 8। तो हमारे पास शफलिंग करने के बाद हमारे पास कितनी परमुटेशन बनेगी प्यारे बच्चों 24। लेकिन अब ये तो नहीं है ना कि उसने कहा था 2 और 8 इकट्ठे होने चाहिए, नेक्स्ट टू ईच अदर कहा है एक दूसरे के आगे। अब सिर्फ 2 एंड 8 ही पॉसिबल नहीं था, बल्कि 8 एंड 2 भी पॉसिबल था। तो अगर हम कहते हैं कि इफ वी टेक 8 एंड 2 यानी कि 82 एज ए सिंगल यूनिट, देन डिजिट्स आर, वो भी अगेन बनेंगे 24। तो ऐसे तमाम नंबर्स जिनमें 82 और 28 यानी कि ये सिंगल यूनिट बन रहे हैं, तो टोटल जिनमें 2 और 8 नेक्स्ट टू ईच अदर है वो बने 48। तो सो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स व्हेन 2 एंड 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर इज इक्वल टू 48। तो ये आपका हो गया प्यारे बच्चों पहला पार्ट, जिसमें 2 और 8 जो है वो इकट्ठे आ रहे हैं। तो वह या तो 28 बन के आएंगे या फिर 82 बन के आएंगे। उसके बाद इसके हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने एक कह लें कि एक आंसर निकाला हुआ है। अब हम अगर टोटल नंबर्स निकाल के उसमें से 48 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास वो नंबर्स बच जाएंगे जिनमें 2 और 8 इकट्ठे नहीं होंगे। तो इसको देखते हैं नंबर ऑफ टोटल परमुटेशंस। टोटल परमुटेशंस कितनी बनेगी, 5 डिजिट है और पांचों को इस्तेमाल कर लें अगर हम तो 120 टोटल नंबर बनेंगे। अब देखें इन डिजिट्स को इस्तेमाल करते हुए 120 टोटल नंबर बन रहे हैं। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात का ध्यान रहे कि 48 ऐसे नंबर हैं जिनमें 8 और 2 इकट्ठे आ रहे हैं। तो लिहाजा अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि 2 और 8 इकट्ठे ना आए तो 48 माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा प्यारे बच्चों, जो टोटल नंबर्स हैं उनमें से ये जो 48 है ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास बचेंगे 72 ऐसे टोटल नंबर जिनमें 2 और 8 इकट्ठे नहीं है। तो ये था हमारे पास प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 भी आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 12 में वो कहता है कि आपने बताना है जी हाउ मेनी 5 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स व्हेन नो डिजिट इज टू बी रिपीटेड। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसके हम कहते हैं कि मल्टीपल्स ऑफ 5 बनाने हैं। मल्टीपल्स ऑफ 5 का मतलब है एंड पे क्या आना चाहिए 5, तो बहुत आसान सा काम है। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। टोटल डिजिट्स कितने हैं 5 हैं, तो वो कहता है कि फॉर मल्टीपल्स ऑफ 5 वी मस्ट हैव टू 5 एट एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम राइट का मतलब है यूनिट प्लेस के ऊपर 5 को होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमने 5 को क्या कर देना है, फिक्स कर देना है। कहाँ पे, शुरू में एक्सट्रीम राइट पे। तो बाकी डिजिट्स कितने बच जाएंगे हमारे पास 4, और चारों में से हम चारों को शफल कर सकते हैं। तो हमारे पास परमुटेशन देखते हैं, तो नंबर फॉर्म्ड कितने आ जाएंगे प्यारे बच्चों 4p4, 4 में से 4 दैट इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे जो हमने 2 और 8 को फिक्स किया था, ये फिक्स नहीं था बच्चों, ये हमने मिला के सिंगल यूनिट बनाया था, इसलिए हम इसे कंसीडर कर रहे थे साथ साथ। लेकिन यहाँ पे जब हम फिक्स कर देते हैं तो फिक्स फॉर्म में क्या होता है कि उस नंबर को हम कंसीडर नहीं करते, टोटल में से भी माइनस और यूज्ड नंबर में से भी उसे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे 5 डिजिट मल्टीपल ऑफ 5 कितने बनेंगे 24। तो ये इसका प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन है सिंपली। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं प्यारे बच्चों। कहता है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 8 बुक्स इंक्लूडिंग 2 बुक्स ऑन इंग्लिश एंड बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ इन सच अ वे दैट द इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर। टोटल 8 बुक्स हैं, लेकिन इनमें से इंग्लिश की बुक्स कितनी है, 2 हैं। और वो कहता है कि आपने कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि इंग्लिश बुक्स कभी भी इकट्ठी ना हो। तो हम पहले ये काम करते हैं कि वो परमुटेशन निकाल लेते हैं जिनमें इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी होंगी, और फिर हम टोटल में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेट्स सी द सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ बुक्स प्यारे बच्चों कितनी है 8 है। अब टोटल परमुटेशन कितनी बनेगी 4320, यानी कि 8 में से 8 बुक्स को ही अगर हम शफल करें तो 4320 बन रही है। इनमें वो भी शामिल है जिनमें इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी हैं भी और नहीं भी। तो हम लेट करते हैं कि E1 और E2 जो है वो 2 इंग्लिश की बुक्स हैं। देन नंबर ऑफ परमुटेशंस व्हेन E1 एंड E2 प्लेस टुगेदर। हम ये वो परमुटेशन निकाल रहे हैं जिनके अंदर E1 और E2 जो है वो इकट्ठे प्लेस किए गए हैं। E1 और E2 को इकट्ठा प्लेस किया गया है। तो इसकी जो परमुटेशन बनेगी प्यारे बच्चों वो बनेगी 7p7 दैट इज इक्वल टू 5040। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आ गया 7p7 दैट इज इक्वल टू 5040, और यहाँ पे 7p7 ही हमने क्यों लिखा, क्योंकि E1 और E2 को हमने प्यारे बच्चों एक सिंगल यूनिट कंसीडर किया है, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन 2 और 8 वाला हिसाब किया है यहाँ पे। तो ये बनी 7p7 दैट इज इक्वल टू 5040। अब यह जाहिर सी बात है, अगर हम E2 को E1 की जगह पे ले जाओ, E1 को E2 की जगह पे, तब भी एक नई अरेंजमेंट बनेगी, क्योंकि परमुटेशन के अंदर ऑर्डर बहुत ज़्यादा अहम होता है। तो लिहाजा हम वो परमुटेशन भी निकाल लेते हैं जिनके अंदर इंग्लिश 2 जो दूसरी बुक है वो पहले आ रही है। तो हम उन परमुटेशंस को देखते हैं प्यारे बच्चों। तो हमारे पास E2 E1 जो है वो अगर इकट्ठी आ जाती है तो वो परमुटेशन कितनी बनेगी 7p7 इज इक्वल टू 5040। तो प्यारे बच्चों हमने वो तमाम परमुटेशंस निकाल ली हैं कि जिनके अंदर इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी आ रही हैं, चाहे E1 पहले E2 बाद में या E2 पहले और E1 बाद में। तो अगर हम टोटल परमुटेशंस निकालना चाहें कि जिनमें इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी आ रही हैं, तो वो 5040 प्लस 5040 ओवरऑल ये बन रहा है 10,080। तो अब हमने वो निकालनी है परमुटेशन जिनके अंदर इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी ना हो। तो उसके लिए पहले बच्चों हमारे पास सिंपल है जी कि हमने जो टोटल परमुटेशन निकाल रखी हैं उसमें से ये निकाल दें, यानी कि माइनस कर दें। तो हमारे पास टोटल जो परमुटेशन थी वो थी 30320, और माइनस कर देंगे अगर 10,080 तो हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा 3240। अच्छा यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे 30 नहीं है बल्कि यहाँ पे है 4320, ठीक है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक आई है प्यारे बच्चों, इसको देख लीजिएगा। तो ये बन रहा है फाइनल आंसर हमारे पास 3240। तो ये था हमारे पास प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। तो हम अगले क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की जाने। क्वेश्चन नंबर 14 में है वो कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 3 बुक्स ऑन इंग्लिश एंड 5 बुक्स ऑन उर्दू फॉर प्लेसिंग देम ऑन अ शेल्फ सच दैट द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट्स आर टुगेदर। बड़ी सिंपल सी बात की उसने। कहता है कि 3 बुक्स हैं आपके पास इंग्लिश की और 5 उर्दू की हैं, लेकिन हमने उनको जो है वो अलग-अलग शफल करना है। एक बात का ध्यान रहे कि 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अब यहाँ पे ये बात है कि हम इंग्लिश की बुक्स को जो है वो उर्दू के साथ शफल नहीं कर सकते, उर्दू को इंग्लिश के साथ भी नहीं कर सकते। अब दोनों इंडिपेंडेंट है, यानी कि इंग्लिश के साथ शफल हो सकती है और उर्दू के साथ शफल हो सकती है।
तो अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स आ रहे हों और वो डिफरेंट हो और एक ही जगह पे अकर हो रहे हैं, तो उनकी जो परमुटेशंस टोटल आती हैं वो दरअसल आती हैं परमुटेशंस को मल्टीप्लाई करने के बाद, दोनों की परमुटेशंस को। देखते हैं कैसे। हम लेट कर लेते हैं कि E1 E2 एंड E3 बी द बुक्स ऑन इंग्लिश एंड U1 U2 अप टू सो ऑन U5 जो है वो बी द बुक्स ऑन उर्दू। अब परमुटेशन हम देख रहे हैं कि जब बुक्स को हम कुछ इस तरीके से अरेंज करें, पहले हम जो है वो इंग्लिश की बुक्स रख लें और बाद में जो है वो उर्दू की बुक्स रख लें, तो जाहिर सी बात है हमारे पास इंग्लिश की बुक्स को शफल करने के लिए 3 प्लेसेस हैं और 3 ही बुक्स हैं, तो हम कह सकते हैं 3p3 इसकी परमुटेशन बनेगी। और उर्दू की बुक्स के लिए 5p5, क्योंकि 5 बुक्स और 5 ही प्लेसेस हैं हमारे पास। तो अब चूंकि इनको मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, आपस में जो है वो इनका इंटरलिंक नहीं है, उर्दू को इंग्लिश के साथ या इंग्लिश को उर्दू के साथ शफल नहीं करना है। अगर अदरवाइज अगर कर सकते होते तो हम क्या करते कि सिंपली हम टोटल को नंबर ऑफ ले लेते कि 8p8 कर देते, तो हमारे पास परमुटेशन आ जाती। तो अब तो ये एक अरेंजमेंट आ गई। एक अरेंजमेंट इसकी और भी पॉसिबल है अभी, तो हमारे पास इसका आंसर प्यारे बच्चों आ गया 720। दूसरी अरेंजमेंट कौन सी है कि बुक्स को कुछ यूं भी रखा जा सकता है कि उर्दू की बुक्स पहले आ जाएं और इंग्लिश की बुक्स बाद में आ जाएं। तब इनकी अरेंजमेंट्स क्या होंगी कि उर्दू की अरेंजमेंट हो जाएगी 5p5 और इंग्लिश की क्या हो जाएगी 3p3, तब भी कितनी बनेगी 720। तो हमारे पास टोटल अरेंजमेंट्स जो बनेंगी मेरे प्यारे बच्चों, सो टोटल परमुटेशन व्हेन बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट्स आर टुगेदर 720 प्लस 720 दैट इज इक्वल टू 1440। तो ये आपके पास टोटल इसका आंसर है। तो लास्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 वो कहता है कि इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी सीटेड ऑन अ बेंच सच दैट गर्ल्स एंड द बॉयज ऑक्यूपाई अल्टरनेट सीट्स। अब यहाँ से हमें एक हिंट मिल रहा है कि बॉयज को बॉयज के साथ ही शफल करना है और गर्ल्स को गर्ल्स के साथ ही। और अगर हमने इकट्ठे शफल किया तो इससे क्या होगा, आपस में शफल किया तो बॉयज के साथ बॉयज आ सकते हैं और गर्ल्स के साथ गर्ल्स। उसने लेकिन कंडीशन लगा दी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम कंडीशन को लेकर चलते हैं, लेट 5 बॉयज बी B1 B2 अप टू सो ऑन B5, और इसी तरह से गर्ल्स हैं हमारे पास 4। तो हम उनका सीटिंग प्लान देखते हैं। लेट्स सपोज कि हमने कुछ इस तरीके से उनको बिठा दिया, B1 G1 B2 G2 B3 G3 एंड B4 G4, एंड पे आ गया B5। तो इनकी जो परमुटेशंस हैं, जाहिर सी बात है अगर प्यारे बच्चों 5 बॉयज हैं तो पांचों के पांचों को आपस में शफल कर सकते हैं। इसी तरह से 4 गर्ल्स हैं, चारों के चारों को आपस में शफल कर सकते हैं। तो इन दोनों की परमुटेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5p5 का मतलब 5 फैक्टोरियल और 4p4 का मतलब 4 फैक्टोरियल, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 120 मल्टीप्लाइड बाय 24 और ओवरऑल हमारे पास आंसर आ जाएगा 2880। तो ये वो परमुटेशंस हैं प्यारे बच्चों जिनमें हम 5 बॉयज और 4 गर्ल्स को अल्टरनेटिवली बिठा सकते हैं। तो ये था हमारे पास प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज। तो प्यारे बच्चों एक ही लेसन है आप लोगों के लिए कि हमेशा खुश रहें, हंसे मुस्कुराते रहें, चिल मारें और इन्जॉय करें और लाइफ के अंदर आगे बढ़ते रहें। तो अगर आप लोगों को ये वीडियोस जो है वो पसंद आ रही है प्यारे बच्चों, तो लाजमी तौर पे जो है वो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड स्टे ब्लेस्ड, बच्चा बर्थडे जस्ट चिल।